Hello students, how are you? Hope that you all are fine. So let's start with the remaining chapter from hunting gathering to growing food. We have already discussed about the many things in this chapter. So we are beginning from the chapter number 15, names and dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं, पुरातत्व वैज्ञानिक, उन्होंने पुराने समय के नाम बहुत ही लंबे लंबे रख दिए हैं और जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक। जो सबसे पुराना समय का नाम उन्होंने दिया है वो है पैलियोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग ओल्ड। दो नामों से मिलकर के ये बना है पैलियोलिथिक। पैलियो का मतलब होता है कि सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, एंड लिथोस मीन्स होता है स्टोन एज, यानी कि पाषाण युग का सबसे पुराना दौर, पुराना समय। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। जो नाम है वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताता है कि उस वक्त जो पत्थर के टूल्स उन्हें मिले थे उससे संबंधित ये नाम उन्होंने रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर अगो टू अबाउट 12,000 ईयर अगो। पैलियोलिथिक जो समय है वो तकरीबन 2 मिलियन साल पहले, यानी कि 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक का समय है, जिसको पैलियोलिथिक नाम से जाना जाता है। पैलियो का मतलब पुराना, लिथोस मतलब पत्थर वाला युग, पाषाण युग का सबसे पुराना समय पैलियोलिथिक। ओके, दिस द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स from 2 million year ago to about 12,000 year ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. अब ये जो पीरियड है 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक का काफ़ी लंबा है, तो इसको 3 भागों में बांटा है पैलियोलिथिक को। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम कवर्स 90% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि इंसानी इतिहास का 99% 99% हिस्सा इस समय में कवर हो जाता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस beginning about 12,000 year ago till about 10,000 year ago is called the Mesolithic period. अब पैलियोलिथिक की बात हो गई ख़त्म, 12,000 साल पहले तक का समय, और उसके आगे हम बढ़ें तो 20 साल करें, वो हो गया हमारा पैलियोलिथिक पीरियड। अब जो 12,000 साल से पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का समय है उसको नाम दिया है मेसोलिथिक, यानी कि मिडिल स्टोन एज। द पीरियड when we find environmental changes beginning about 12,000 year ago till about 10,000 year ago is called the Mesolithic, middle stone. अब जो पीरियड 12,000 साल से पहले तक का था उसको तो हमने नाम दिया पैलियोलिथिक। 12,000 साल से पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं BC में, बिफोर क्राइस्ट, ओके, या BCE, बिफोर कॉमन एरा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पीरियड है मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। तो इस युग के दौरान, इस समय के दौरान जो पत्थर के टूल्स हमको मिले थे वो टाइनी थे, छोटे थे, और इनको माइक्रोलिथ्स का नाम दिया गया है। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली stuck onto handles of bone or woods to make tools such as saw and sickles. ओके, जो माइक्रोलिथ्स होते हैं वो प्रोबेबली उनके हैंडल लगा होता है, हत्था लगा होता है। हत्था हड्डियों का हो सकता है या फिर लकड़ी का हो सकता है, किसी भी तरह का हत्था यूज़ किया जा सकता है इनमें,
छोटे टूल होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी होती है, हथौड़ी होती है। इसी तरह जैसे यहाँ पे बताया भी है सॉज एंड सिकल्स। तो सॉज आप जानते ही हैं, और सिकल होता है हंसिया टाइप का। उसकी इमेज हम आपको इसमें दिखा देते हैं साइड में। तो ये है सॉ एंड सिकल। एट द सेम टाइम older varieties of tools continued to be in use। तो इस टाइम पे ये कुछ औजार नए देखने को मिले, और जो पुराने टूल्स थे पैलियोलिथिक पीरियड के, वो भी साथ में काम में आते रहे इस दौरान। नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर अगो इज़ नॉन एज द नियोलिथिक। अब जो 10,000 साल के बाद में, यानी कि आज से 10,000 पहले से लेकर के आज तक की हम बात करें, तो इस पीरियड को नाम दिया है नियोलिथिक पीरियड। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? तो नियोलिथिक का मतलब आप क्या समझते हैं? वी हैव ऑल्सो मैंशन्ड द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस। You will find the names of many more places in later chapter. Very often we use present days names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them। तो आज के समय में जब हम बात करते हैं पुराने समय और जगहों की, तो जो भी नाम हम यूज़ में ले रहे हैं वो हम आज के हिसाब से ही काम में लेंगे, क्योंकि हमें जगहों को, इन स्थानों को, इन औजारों को क्या नाम से बोलते हैं होंगे ये हमको नहीं पता। हम आज के समय में इनको अपने हिसाब से और आज के समय के हिसाब से ही नाम दे करके चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एनवायरनमेंट, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 ईयर अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। 12,000 साल पहले पूरे जो वर्ल्ड के एनवायरनमेंट में एक काफ़ी बदलाव आए। एंड विद द शिफ्ट ऑफ रिलेटिव वार्म कंडीशंस, जो कंडीशंस है क्लाइमेट की वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हुई है, शिफ्ट हुई है। इन मैनी एरियाज़ दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। और इसकी वजह से बहुत सारे जगहों पर ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान पनपे, पैदा हुए। दिस in turn led to an increase in the number of deers, antelope, goat, sheep and cattle, animals that survived on grass। अब जब एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, थोड़ी गर्मी बढ़ी, तो उसकी वजह से कई जगहों पर घास के मैदान पैदा हो गए। और घास के मैदान पैदा हुए तो कुछ ऐसे जानवर भी पैदा हो गए जो घास खा करके ज़िंदा रह सकते थे, जैसे कि डियर, हिरण, एंटेलोप। एंटेलोप्स भी इसी तरह की एक प्रजाति है जो दिखने में गोट, शीप, कैटल और डियर जैसे ही होते हैं, सींग वाले, लेकिन वो एक्चुअली में वो नहीं होते हैं। इनकी इमेजेस हम आपको इसमें दिखा देते हैं। तो ये है एंटेलोप्स। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important। तो जो लोग इनका शिकार करते थे, इन जानवरों का, वो इनका पीछा करने लगे और इनके साथ साथ इनके फूड हैबिट्स को वो समझने लगे। और उनको लगा कि क्यों ना अब इनको पाल लिया जाए, पालन पोषण किया जाए इन जानवरों को। और इसी समय में फिशिंग भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। लोग मछली पालन पे भी ध्यान देने लगे। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो इस टाइम पे शुरू हुआ फार्मिंग और हर्डिंग, खेती बाड़ी और पशुपालन। जब घास के मैदान पैदा हो गए, जानवर आ गए, तो जानवरों का शिकार करने लगे और फिर सोचने लगे कि क्यों ना इनको पाल लिया जाए। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent। तो यही वो समय था जब घास के मैदान हो गए। वहाँ पे कुछ घास ऐसी थी जिसमें गेहूँ, जौ और राइस
चावल नेचुरली उगाए कई डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट, यानी कि सब कंटिनेंट के बहुत सारी जगहों पर घास जो उगी उनमें आप जानते होंगे कि वीट, बार्ले, राइस ये सब भी एक तरह की ग्रास ही है। और जब हम वीट ग्रास की बात करते हैं, बार्ले ग्रास की बात करते हैं, राइस ग्रास, ये सब घास के ही रूप है और इसमें ये अन्न उगने लगे तो लोगों ने इनको खाने में इस्तेमाल करना शुरू किया और उगाना भी शुरू किया। Man, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew. तो लोगों ने इनको इकट्ठा करना शुरू किया और खाने में इस्तेमाल लेना शुरू किया और ये भी सीखा कि ये कैसी जगहों पर ज़्यादा उगते हैं। In this way people become farmer, और इस तरह से वो repent, this may have led them to think about growing plants on their own, और ये सब जानने के बाद में वो खुद से इनको उगाने लगे और इस तरह से वो किसान बन गए। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters, और इस तरह से जब वो खेती करने लगे तो उन जानवरों के लिए कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता जिससे कि वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करते और जानवरों को लगता कि ये उनके लिए खाना दे रहे हैं। तो अब वो जानवर इनसे दूर भागने की बजाय इनके आसपास रहने लगे। The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. तो सबसे पुराना जो जानवर है जिसको पाला गया वो डॉग का ही एक पूर्वज रहा होगा। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. उसके बाद में कुछ ऐसे जानवर को उन्होंने आश्रय दिया होगा जो उनके कैंप के आसपास आए होंगे। Gentle to come near camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. तो ऐसे जानवर जो भेड़, बकरे या मवेशी होती हैं, गाय, भैंस, ऐसे जानवर, इनमें सुअर भी आप मान सकते हो, पिग, वो इन ग्रासलैंड्स के आसपास रहने लगे एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और इन सभी में ज़्यादातर घास ही खाते हैं। तो वो अट्रैक्ट होने लगे इनके कैंप्स की तरफ और उनको इन्होंने पालना शुरू किया। तो इस तरह से ये किसान बनने के बाद में पशुपालक भी बन गए। Often period protected these animals from the attacks by other wild animals. This is how they became harder. और इस तरह से इन जानवरों को वो अन्य जंगली जानवरों के हमले से भी बचाने लगे और इस तरह से ये पशुपालक बन गए। तो हमने देखा कि किस तरह से पाषाण युग से लोग किसान बने, किसान से पशुपालक बने। Can you think of any reason why the dogs was perhaps the first animal to be tamed? अब क्या आप ये सोच सकते हैं कि डॉग ही वो पहला जानवर क्यों है जो कि टेम किया गया, पाला पोसा गया? चलिए उसको भी हम देखेंगे। So let's begin with the domestication. So this is the name given to process in which people grow plants and looked after animal. ये वो प्रोसेस है जिसमें लोग पेड़ पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं, यानी कि फार्मिंग एंड हर्डिंग। Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plant and animal. तो ज़्यादातर जो पौधे और जो जानवर जिनको इंसानों ने उगाया या पाला पोसा वो बाकी जंगली पौधों से, जंगली जानवरों से अलग हो गए, उनका जो नेचर है वो चेंज हो गया। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन के लिए उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट किया जो कि इंसानों के साथ घुल मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। उदाहरण की बात करें तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने सिलेक्ट किया
जो बीमार नहीं पड़ते हो या जिनमें किसी तरह की बीमारी ना लगती हो। फॉर एग्जाम्पल, दे select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the rib grain. तो इस तरह से उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन किया जिनका अनाज मोटा हो, लार्ज साइज ग्रेन हो, एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द रिप ग्रेन, और जो पका हुआ फल है उसका वजन सहने की उसमें कैपेबिलिटी हो, ताकत हो, मजबूती हो, तने में मजबूती हो। इस तरह के प्लांट्स उन्होंने सिलेक्ट किए। Seeds from selected plants are preserved and some to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. और इस तरह से जो प्लांट्स से जो मिला, ग्रेन्स मिले, तो उनको प्रिजर्व करके संभाल के रख लिया सीड्स के लिए, यानी बीजों के रूप में काम में लेने के लिए उनको संभाल के भी रखा, और ये भी ध्यान रखा कि उनमें वही गुण हो जो उन्होंने उगाए हैं और वापस उगाने पर वैसा ही अनाज उनको प्राप्त हो जाए। ऑलराइट, सो अमंगस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। पालने के लिए जानवर भी इसी तरह के सिलेक्ट किए जो जेंटल हो, मतलब ज़्यादा हिंसक ना हो। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक घरेलू प्लांट्स, पौधे और एनिमल्स थे वो बाकी जंगली पेड़ पौधों से, जंगली जानवरों से अलग होते गए। अब यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे फॉर एग्जांपल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दैट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। ये इमेज देखिए, इसमें दो दांत है, एक है छोटा जो कि डोमेस्टिक एनिमल का है और एक है बड़ा जो कि जंगली जानवर का है। क्योंकि जंगली जानवर को कई तरह की चीज़ें खानी पड़ती है, शिकार करना पड़ता है, और घरेलू जानवर को खाना इंसान लोग देते थे, तो उसी हिसाब से छोटा काट के या छोटे हिस्से में, छोटे क्वांटिटी में, छोटे साइज में देते थे, तो उनको ज़्यादा बड़े दांतों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनके दांत छोटे होते गए, जंगली जानवरों के दांत बड़े रह गए। इसी तरह सींगों की बात करें तो जंगली जानवरों के सींग काफ़ी बड़े होंगे क्योंकि उनको शिकार करना पड़ता है, अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है दूसरे जानवरों से बचाने के लिए, और कई तरह के जंगल, झाड़ियों और पेड़ों में से निकलने के लिए अपने सींगों का सहारा लेते हैं उनको हटाने के लिए। तो उनके दांत, सींग, हॉर्न्स बड़े होते हैं बजाय कि डोमेस्टिक एनिमल्स के। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, which do you think belongs to a wild pig and which to a domestic one? तो जो दो दांत हमने दिखाए थे ये एक जंगली सुअर का है और एक घरेलू सुअर का है। डोमेस्टिकेशन was a gradual process that took place in many parts of the world। एक बढ़ती हुई ग्रेजुअल प्रोसेस थी जो कि पूरे संसार के कई हिस्सों में शुरू हुई। इट begins about 12,000 years ago, और ये मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे शुरू हुई, 12,000 साल पहले। Virtually all the plants and animals produce that we use as food today is a result of domestication। तो आज के समय में जो भी प्लांट्स है और एनिमल्स है जो हमारे लिए अन्न पैदा करता है, खाना पैदा करता है, हमारा भोजन बनता है, वो सब डोमेस्टिकेशन का ही नतीजा है। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley। जो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड किए गए प्लांट्स थे वो गेहूं और जौ हैं। Earliest domesticated animals included sheep and goat। और जानवरों में हम बात करें डोमेस्टिकेटेड, सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स तो वो है भेड़ और बकरी। A new way of life। Okay, so if you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. When people begin growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time। तो अब एक ज़िंदगी जीने का नया रास्ता, एक नया तरीका जो सामने आया वो आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि जब किसी बीज को बोते हैं तो उसको
कुछ समय लगता है उगने में, और जब वो उगेगा तो बड़ा कब होएगा, उस पर फल कब आएंगे, उस पर ग्रेन्स कब लगेंगे, अनाज कब आएगा, वो कब पकेगा, उसको कब काटा जाएगा। तो इस तरह से जब इतना समय इसमें लगने लगा, कुछ सीड्स ऐसे थे जो कुछ दिनों में उग जाते थे, कुछ को उगने में कुछ सप्ताह लगते थे, किसी को उगने में कुछ महीने, तो किसी को उगने में कई साल लग जाते थे। और जब उसको उगाया है तो उसको पकने के बाद में उसको काटेंगे फसल को, तो इसमें एक काफ़ी लंबा समय जाता है। तो इस प्रकार से इंसान लोग उस फसल को उगाकर पकाकर काटने के लिए उस जगह पर उतने समय के लिए कम से कम रहने लगे। तो एक नया जीवन जीने का तरीका शुरू हुआ जिस पे लोग काफ़ी समय तक एक ही जगह पर रुकने लगे। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइंग अवे एनिमल एंड बर्ड्स। तो इस तरह से फसल को उगाना, काटने से लेकर उसके बीच में पानी देना और उसकी वीडिंग करना और अन्य पक्षियों और जानवरों को फसल से दूर भगाने का काम करने के लिए उन्हें वहाँ पे रहना पड़ा, टिल द ग्रेन रिपेंड। जब तक फसल नहीं कट जाती तब तक एटलीस्ट वो वहाँ पे रहे। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। और इस तरह से जो फसल या अनाज पैदा हुआ उसको इस्तेमाल में लेने के लिए भी सावधानी रखने लगे ताकि वो खराब ना हो, प्रिजर्व किया जा सके, लंबे समय तक उसको काम में लिया जा सके। तो ये एक नया जीवन जीने का तरीका सामने आया। As grain had to store for both food and seed, people had to think of way of storing it. अब बात आती है कि अनाज तो उगा लिया, उसकी फसल को हमने काट लिया, अब उसको काफ़ी समय तक हमें इस्तेमाल में लेना है, एक ही बार में तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो उसको स्टोर करने का क्या किया जाए इस तरह से, क्योंकि स्टोर खाने के लिए भी करना है और आने वाले समय में वापस से उसी फसल को वापस उगाने के लिए बीज के रूप में भी उसको स्टोर करना था। People had to think of way of storing it. तो लोग इसको स्टोर करने के तरीके के बारे में सोचने लगे। In many areas they began making large clay pots. बहुत सारे हिस्सों में लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और वो बास्केट्स और कुछ बास्केट्स बनाने लगे, बकेट। डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और कुछ लोगों ने जमीन में गड्ढा खोद करके उसको स्टोर करने की कोशिश की। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोट्स? तो आपको क्या लगता है कि जो हंटर्स और गैदरर्स थे, शिकारी, आखेटक, संग्राहक, वो मिट्टी के बर्तन बना के काम में लेते होंगे? जी बिल्कुल लेते होंगे। आइए आगे देखते हैं। स्टोरिंग एनिमल्स। अब ये तो बात हो गई ग्रेन्स की, फसल की, अनाज की। उसको स्टोर करने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, बास्केट्स बनाई और गड्ढे खोद करके रखे। लेकिन एनिमल्स को किस तरह से स्टोर किया? एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। तो एनिमल्स है वो प्राकृतिक रूप से बढ़ते रहते हैं कि उनकी जनसंख्या। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर उनको ध्यान से ना रखा जाए अलग अलग तो वो उनकी संख्याएं बढ़ती जाती है। दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। तो जानवर दूध देते हैं, वो एक मुख्य हिस्सा था फूड का, और मीट भी देते हैं तो जब भी ज़रूरत होती है। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो उनको संभाल के, यानी उनको अच्छे से पालन पोषण उनका किया जाने लगा क्योंकि वो हमें दूध देते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो उनसे मीट भी लिया जा सकता है। तो वो एक तरह हमारा भोजन है, उनको स्टोर करके रखा जाने लगा। Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? तो सिर्फ खाने की बात अगर ना करें हम, खाने के अलावा और वो क्या चीज़ें हैं जिसके लिए, जो कि हम इन एनिमल्स से प्राप्त कर सकते हैं और आज के समय में जानवर और किस काम के लिए यूज़ में लिए जाते हैं।
So let's find out about the first farmer and herder. Turn on map 2. You will notice a number of blue squares. पहले हमने रेड स्क्वायर्स देखे थे, पैलियोलिथिक साइट्स को बताया गया था रेड स्टार से. अब ब्लू स्टार्स, ब्लू स्क्वायर्स की हम बात करेंगे. ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स. आप 13 पेज नंबर पे मैप पे जाके देख सकते हैं कि जो ब्लू स्क्वायर्स जहाँ पे मार्क किए गए हैं वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ही पहले फार्मर और हर्डर्स रहे हैं. दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट. ये एक ही जगह पे नहीं मिले हैं. इस जो भी सब कंटिनेंट है हमारा महाद्वीप है उसका जो हिस्सा है उसमें कई जगहों पर ये सब देखने को मिले हैं. सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन आर इन द नॉर्थ वेस्ट. जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में है. इन प्रेजेंट डेज कश्मीर एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया. आज के दिन की बात करें तो कश्मीर में पड़ता है नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा, और ईस्ट और साउथ इंडिया में भी ये काफ़ी ऐसे स्पॉट्स देखने को मिले हैं, ऐसी साइट्स देखने को मिली जहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स के होने के सबूत मिले हैं. टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर settlements of farmer and herders, scientists study evidences of plants and animal bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. ओके, तो ये इन चीज़ों का वेरीफाई करने के लिए कि ये वो ही साइट्स है जहाँ पे फार्मर और हर्डर्स रहते थे, तो साइंटिस्ट लोगों ने इनके एविडेंसेस जो मिले थे प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स उनको स्टडी किया. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स, जो सबसे इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग जो चीज़ पता चली है वो ये है कि जो गेहूं था, जला हुआ गेहूं मिला है, उसको इन्होंने स्टडी किया और उससे ये सब पता चला. These may have been burned accidentally or on purpose. अब ये या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से, कोई दुर्घटना की वजह से कोई आग लगी हो उसकी वजह से जल गया होगा, या फिर उन्होंने किसी पर्पज से, किसी उद्देश्य से, किसी कारणवश इसको जलाया होगा कि कीड़े पड़ गए हो या इसको नष्ट करना हो, उसकी उद्देश्य से इसको जलाया हो. साइंटिस्ट्स कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स and so we know that a number of crops were grown in the different parts of the subcontinent. तो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने इन फसलों को पहचाना है, वो इनको पहचान सकते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि कई तरह की फसलें उगाई जाती थी उस समय में अलग अलग हिस्सों में. They can also identify the bones of different animals. और जो हड्डियां मिली थी उनको भी साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन कौन से जानवर उस वक्त रहे होंगे. टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ. अब बात करेंगे हम एक सेटल्ड लाइफ की. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स. तो आर्कियोलॉजिस्ट को कई जगहों पर झोपड़ी और मकान बने होने के ट्रेसेस, सबूत मिले हैं. एग्जाम्पल की बात करें तो बुर्जहोम एक जगह है इन प्रेजेंट डे कश्मीर. वहाँ पे पीपल बिल्ड पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड. पिट हाउसेस मिले हैं जो कि ज़मीन में गड्ढा खोद करके बनाए हुए थे. with the steps leading into them. सीढ़ियाँ भी बनाई हुई थी उसके अंदर उतरने के लिए. These may have provided shelter in cold weather. तो इससे ठंडे मौसम में बचाव के लिए ये उन्होंने बनाए होंगे. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the hut. तो खाना पकाने के लिए कुछ चूल्हे टाइप की जगह उनको मिली है हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर भी और बाहर भी. which suggests that depending on the weather people could cook food either indoor or outdoor. तो इससे ये पता चलता है कि मौसम के अनुसार लोग खाना पकाते थे. अगर मौसम ठीक हो तो वो बाहर पकाते थे, अगर मौसम ठंडा या खराब हो तो झोपड़ी के अंदर भी खाना पकाते थे.
ड्रॉ अ पिट हाउस। एक टास्क है बच्चों के लिए, आप एक पिट हाउस बनाएं। पिट हाउस होता है ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद करके बनाया हुआ पिट हाउस, उसमें सीढ़ियाँ होती है जिससे उतर के आप उसके अंदर जा सकते हैं। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। तो इन्हीं के साथ पत्थर के टूल्स भी मिले हैं कई जगहों पर। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैथोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। और इन जगहों पर जो पत्थर के टूल मिले हैं वो पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक से थोड़े डिफरेंट थे, एकदम अलग थे, तो इनको नियोलिथिक, न्यू लिथिक, नया पाषाण युग के टूल्स हम कह सकते हैं। These include tools that were polished to give a fine cutting ease and mortars and pestles to give a used for grinding grains and other plants produce। तो यहाँ पे जो टूल्स मिले हैं उनमें पॉलिश की हुई थी ताकि फाइन, मतलब एक अच्छी तरह से तराशा हुआ कटिंग एज उनको मिले। मोर्टार्स और पेशल्स मिले हैं जिससे कि अनाज को पीसा जा सके, और भी अन्य कोई प्लांट प्रोड्यूस हो जिसको पीस के ग्राइंड करके आटा बना के इसका चूरा बना करके पाउडर बना करके इस्तेमाल लिया जाने लगा हो, उसके लिए चक्की टाइप के कुछ एक टूल्स वहाँ पे मिले थे। तो ये एक डिफरेंट टूल्स थे जो पहले के पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक से समय में मिले थे, इसलिए इनको नियोलिथिक एज के टूल्स कहा गया है। ऑलराइट, सो even today several thousand years later, at the same time tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools were also made of bone। अब चूंकि पैलियोलिथिक के टूल्स थे वो मेसोलिथिक में काम आते रहे, साथ में मेसोलिथिक के कुछ नए टूल्स सामने आए, नियोलिथिक में कुछ नए टूल्स सामने आए, उसके साथ ही पुराने पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक टाइम के टूल्स भी यूज में आते रहे हैं। और कुछ टूल्स हड्डियों के बने हुए थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये देखिए कुछ पत्थर के टूल्स है जो कि नुकीले टूल्स, कुछ गड्ढा टाइप का खोदने या कुछ फोड़ने के काम में लिए गए होंगे। तो मोटे टूल्स से किसी को चूरा करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। मैनी काइंड ऑफ earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things। कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और इनको बाहर से डेकोरेट भी किया हुआ गया था, इस तरह के ट्रेसेस मिले हैं। एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, तो स्टोर करने के लिए इनको काम में लिया गया होगा। पीपल बिगेन यूजिंग पोट फॉर कुकिंग फूड, कुछ पोट्स को खाना पकाने के इस्तेमाल में लिया गया होगा, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। तो ये टूल जो पोट्स थे मिट्टी के, अर्थन पोट्स, वो स्टोरिंग के लिए, खाना बनाने के लिए काम में लिए गए होंगे। बिसाइड दे बिगिन वीविंग क्लोथ्स using different kinds of material, for example cotton, and that could now be grown। और इसी समय में कपड़े बुनने के अलावा कई तरह के और मटेरियल भी यूज में लिए गए हैं, जैसे कि रुई, कॉटन, that could now be grown, तो वो अब उगाई जा सकती है। Did things changes everywhere and all at once? अब क्या ये चीज़ें सभी जगह पे एक साथ बदल गई या फिर मतलब क्या ये सभी जगह पे चीज़ें एक साथ से बदल गई थी? नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड एंड elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years। Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different seasons। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें एक साथ बदल गई हो। कुछ जगह पे लोग अभी भी हंटिंग और गैदरिंग से काम चला रहे थे, तो कुछ जगह पे लोग
फार्मिंग और हर्डिंग से काम चला रहे थे, और कुछ जगह पे लोग दोनों का मिक्स रूप इस्तेमाल में कर रहे थे, यानी कि फसल उगाने का मौसम हो तो वो फसल उगाते थे, जानवरों को पालते थे, और जब वो मौसम ख़त्म हो जाता था उसके बाद में अपना पेट भरने के लिए और आगे ज़िंदा रहने के लिए वो ज़रूरत पड़ने पर हंटिंग करते थे और उनकी गैदरिंग भी करते थे। और ये सब धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं, एक साथ से नहीं हुए हैं, कई साल लगे हैं इनको, सेवरल थाउजेंड ईयर्स, कई हजार साल लगे हैं। बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज, और कॉम्बिनेशंस भी यूज़ किया गया है, कभी फसल उगाई कभी हंटिंग की। क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, एक क्लोज लुक हम यहाँ पे देखेंगे मेहरगढ़ का, यहाँ पे लिविंग एंड डाइंग किस तरह की है। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास, ये जगह एक बोलन पास के पास में एक अच्छी उपजाऊ जमी पर स्थापित है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, जो कि ईरान जाने का एक मोस्ट ही इम्पोर्टेंट रास्ता है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस where people learn to grow barley and wheat. मेहरगढ़ वो एक प्रोबेबली वो जगह है जहाँ पे लोगों ने गेहूँ और जौ को उगाना सीखा होगा सबसे पहले। एंड rear sheep and goats for the first time in this area, और पहली बार यहाँ पे भेड़ और बकरी का पालन किया गया होगा। It is one of the earliest village that we know about. ये वो सबसे पुराना सबसे पहला विलेज है जिसको हम आज के समय में जानते हैं। At this site many animals bones were found. यहाँ पे इस साइट पर बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। Of wild animals, bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. जंगली जानवरों की हड्डियां जैसे कि हिरण और सुअर, और पालतू जानवरों की हड्डियां भेड़ और बकरी, इनकी हड्डियां भी यहाँ पे मिली है। अदर फाइंड्स एट Other find at Mehergarh includes remains of squares of rectangular houses. Each houses had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. तो मेहरगढ़ में जो और चीज़ें मिली है उसमें आयताकार घर मिले हैं और उनमें 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट या कमरे बने हुए होते थे, जो कि शायद स्टोरेज के काम में वो लेते होंगे, स्टोर करने के लिए, साथ ही रहने के लिए। When people die, their relative and friends generally pay respect to them. ये कुछ चित्र इस तरह का आप देखते होंगे, कुछ हड्डियां इस तरह की मिली थी वहाँ पे, जानवर्स की, इंसानों की, जंगली जानवर, पालतू जानवर। हाउस इन मेहरानगढ़, burial from Mehrangarh. Can you identify the skeleton of the goats? Okay, तो ये skeletons वहाँ पे मिले हैं मेहरगढ़ में। तो हम पढ़ रहे थे कि people look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one such arrangement. तो इंसान जब मरते थे, जानवर मरते थे, तो उनको दफनाया जाने लगा। बरियल इज वन सच अरेंजमेंट, उन्होंने सोचा कि मौत के बाद भी एक कोई ज़िंदगी होती होगी, तो उसी का एक अरेंजमेंट है ये दफनाने का प्रक्रिया। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ पे कई जगह मिली है जहाँ पे कब्रिस्तान मिले हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरीड विथ गोट्स which were probably meant to serve as food in the next world. Okay, तो ऐसा मानते थे लोग कि शायद मरने के बाद भी इंसान की एक अलग दुनिया रहती होगी। तो जहाँ पे उन्होंने इंसान को दफनाया वहीं पे एक गोट का स्केलेटन भी मिला है, और ये सोच के उन्होंने दफनाया होगा कि शायद
ये बाद में इसको अंदर खा लेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। एल्सवेयर केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। अब फ्रांस में केव पेंटिंग्स मिली, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढे। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, एक पेंटिंग है नीचे, ये देखिए, और ये फ्रांस से मिली है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रंस मोर देन 100 ईयर अगो। ये जो पेंटिंग है वो कुछ स्कूली बच्चों को मिली थी करीब 100 साल से भी ज़्यादा समय पहले। पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर अगो। ये 20,000 से 10,000 साल के बीच में बनी हुई पेंटिंग है। Many of these were of animals such as wild horses, ox, and wild form of cattle, and older wild form of cattle. तो इस पेंटिंग में कुछ many of these were of animals, ज़्यादातर जानवरों की पेंटिंग थी। कुछ जंगली घोड़े और कुछ पुराने और जंगली जानवरों की पेंटिंगें मिली है। बिसोन्स, वोली, राइनोसोर्स, रेंडियर एंड बियर्स, इस तरह के जंगली जानवर है ये, पेंटेड इन ब्राइट कलर्स, और इनको ब्राइट कलर में पेंट किया हुआ था। ये देखिए याक टाइप का कुछ लग रहा है पेंटिंग, बिसोन्स लग रहे हैं। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑचरी और आयरन ओर एंड चारकोल। It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions, or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search of prey. तो ये माना जाता है कि ये जो कलर्स है वो मिनरल्स से बनाए गए हैं, जैसे कि आयरन और चारकोल्स के अवशेषों से, और ये भी माना जाता है कि कोई स्पेशल ओकेजन, किसी विशेष मौके पर ये पेंटिंग्स बनाई होगी, या फिर कोई प्रथा रही होगी खाने की या शिकार पे जाने से पहले किसी तरह की पूजा की जाती होगी, तो उसके लिए ये पेंटिंग इन्होंने बनाई होगी। एल्सवेयर नियोलिथिक साइट की बात करें तो आप मैप में टर्की ढूंढे, जो कि बहुत ही फेमस नियोलिथिक साइट है। कैटल हुयोक वॉज फाउंड इन टर्की। कैटल हुयोक एक बहुत ही फेमस नियोलिथिक साइट है जो कि टर्की में मिली है। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, cowries from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea and used in the settlement. तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कई दूर दराज की जगहों से लाई गई है। एंड आप देखेंगे कि फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, cowries from the Red Sea and shells from the Mediterranean Sea. अब ये हार्ड वर्ड्स है, इनको आप सर्च करें, फ्लिंट, cowries and shells, and used in the settlement. Remember, where there were no carts, most things would have been carried on the back of pack animals such as cattle or by people. तो जहाँ पे कोई साधन या कोई गाड़ी नहीं थी, वहाँ पे जानवरों की पीठ पर या इंसानों की पीठ पर इनको लेकर के आया गया होगा। अब क्वेश्चंस आंसर है वो आपको करने हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।